माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, हमने कल स्टेंजा जो पढ़े थे उनमें हमने 8 स्टेंजा तक हमने कर लिए थे। 8वां स्टेंजा में हमने पढ़ा था देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो इसलिए उसने एक और रोटी के लिए आटा गूंथा और पहले से भी छोटी रोटी बनाई, लेकिन जब इसने इसे पलटा तो ये पहले से की गई रोटी जितनी बड़ी उस बुढ़िया को दिखाई दी। अब हम 9 से पढ़ते हैं। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने छोटी सी लोई ली और उसे बेल कर चपटा कर दिया और एक वेफर की तरह से पतला करके सेका, लेकिन वह इस पलटी हुई रोटी को जो उसने पलट के बहुत ही पतली सेक कर बनाई थी, उस रोटी को भी सेंट पीटर को वह दे नहीं सकी। नेक्स्ट 10th, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. क्योंकि उसने कहा मेरी रोटियां जब मैं खुद उन्हें खाती हूँ तो बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन दूसरों को देने के लिए बहुत ही बड़ी लगती है, इसलिए उसने क्या किया, इन रोटी को ताक में रख दिया, सेल्फ पर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब क्योंकि ये भले संत पीटर भूखे और कमजोर हो गए थे, इसलिए वो क्रोधित हो गए और ऐसी महिला एक संत को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी, जो बार बार बहुत ज्यादा लालच कर रही थी। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और संत पीटर ने कहा, तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम मानव रूप में रहने के योग्य नहीं हो, तुम दोनों ही चीजें भोजन व आश्रय पाने के योग्य नहीं हो, और तुम इस योग्य भी नहीं हो कि तुम्हें गर्मी पाने के लिए आग मिले। Now you shall build as the birds to do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. अब तुम्हें पक्षियों की ही तरह घोंसला बनाना होगा और दिन भर कठोर सूखी लकड़ी में सुराख कर करके अपना थोड़ा सा भोजन जुटाना होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर बगैर एक शब्द बोले वह चिमनी में से ऊपर गई और उसके सिर से कटफोड़वा उड़ा, क्योंकि वह औरत, वह महिला, बुढ़ी महिला पक्षी में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. उसके सिर पर एक चमकीले लाल रंग की टोपी थी और वे वैसी ही रही, लेकिन उसके बाकी सारे कपड़े आग की उन लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. और स्कूल जाने वाले प्रत्येक गांव के बच्चे उसे जंगल में देखा होगा, जहाँ पर वह आज भी पेड़ों पर रहती है और अपने भोजन के लिए पेड़ों में सुराख करती रहती है। इस प्रकार से
उस बुढ़िया ने जिस प्रकार से सेंट पीटर को नाराज किया, वह लालची बुढ़िया एक कट फोड़वे में वुड पैकर में बदल गई। फॉल कैरी की लिखी हुई ये पोएम है और ये एक बैलड है। ए बैलड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। बैलड एक प्रकार का शॉर्ट स्टैंजा में एक प्रकार का गाया जाने वाला एक सॉन्ग होता है। बैलड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर and are passed on orally from one generation to the next. Legend of the Northland is a ballad. Legend of the Northland भी एक प्रकार का बैलड है। ठीक है, तो काफी स्पेलिंग मीनिंग हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ भी मैंने सेल्फ जो होता है, ताक जो होती है उसे कहते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, नाराज करना। शेल्टर शरण या आश्रय के लिए वर्ड होता है। बिल्ड एक वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्ट है। और वुड पैकर कट फोड़वे के लिए वर्ड यूज होता है। कोल मीन्स कोयला, फ्लेम मीन ज्वाला। फेंट, वीक और फीबल वर्ड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट संत के लिए यूज होता है। बैक वर्ब है सेकना के लिए। बैक बैक्ड, बैक्ड रेगुलर वर्ब है। आपने पहले भी ये पढ़ी होगी। जनरल वर्ब है बैक्ड। ओके, तो यहाँ जिस प्रकार से एक बूढ़ी जो महिला थी उसके लालच ने सेंट पीटर को नाराज कर दिया और सेंट पीटर के श्राप के कारण वह कटफोड़वे में बदल गई। सेंट पीटर एंग्री हो गए और उन्होंने कहा कि आप मनुष्य रूप में ह्यूमन फॉर्म में रहने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये एक बैलड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से इसकी लाइंस जो लिखी हुई है उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब अब हम इसका जो एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग द लाइंस ऑफ द गिवन पोएम। पोएम की लाइन को हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि कौन सी पोएम है। फिर हमें हेडिंग पता होना चाहिए, हम हेडिंग तक चले जाते हैं और फिर उसके राइटर का नाम। तो ये सारी बातें हमें याद होनी जरूरी है, क्योंकि इन सब को हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। इनके बिना हम जो 4 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसे हम नहीं कर सकते। इसके लिए तो आप इस पोएम को जो भी अपने सिलेबस में दे रखी है उन्हें पढ़ें, अच्छे से उनकी स्पेलिंग मीनिंग याद करें। हालांकि पोएम की स्पेलिंग मीनिंग आसान होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। तो इससे पहले भी हम काफ़ी पोएम कर चुके हैं। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे। देख के इसमें से जो, क्योंकि इसमें स्टेंजा काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं तो सारे स्टेंजा के लिए रेफरेंस तो एक ही रहेगा, तो एक ही रेफरेंस को आपको याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट हल्के हल्के से चेंज होते रहेंगे और एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेंजा रहेंगे। टोटल इसमें 16 स्टेंजा है, 16 स्टेंजा है। तो हम इनमें से इम्पोर्टेंट निकाल कर कुछ का जो एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। कल से हम इन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे। आप अभी तक जो भी पोएम पढ़ चुके हैं उनके एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, उन्हें बार बार से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 4 नंबर का एग्जाम में आता है। 1 आउट ऑफ 2 रहता है, 2 में से कोई एक करना होता है। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।